नैतिक मूल्य संस्कारी समाज। किसी ने सच ही कहा है कि यदि मनुष्य का चरित्र चला गया तो समझो उसका सब कुछ चला गया। मानव चरित्र को ही नैतिकता का पर्याय कहा जाता है। मनुष्य का यश, गुरु गौरव, उसकी संपन्नता एवं मान मर्यादा उसके चरित्र पर ही निर्भर करती है। सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपटता, सदाचार, संतोष, पारस्परिक सहयोग, ये सभी नैतिकता के आधार बिंदु हैं। अच्छा व्यवहार, परिश्रमशीलता, कर्तव्यनिष्ठता, सत्यनिष्ठा आदि गुण जिस व्यक्ति में होंगे वह निश्चय ही नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा। किसी भी राष्ट्र या समाज की उन्नति की आधारशिला वहाँ के निवासियों की सच्चरित्रता, परिश्रमशीलता अथवा उनके नैतिक मूल्य होते हैं। विश्व के जो देश आज उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए हैं, उनकी उन्नति का आधार है इन्हीं नैतिक मूल्यों में आस्था तथा जीवन में इन्हें उतारना। नैतिक मूल्यों को जब तक जीवन में नहीं उतारा जाएगा तब तक सिर्फ उसे जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। छोटे से देश जापान का उदाहरण हमारे सामने है। द्वितीय विश्व युद्ध में सर्वनाश होने के बावजूद इस देश ने जो आशातीत प्रगति की है उसका श्रेय वहाँ के निवासियों के नैतिक मूल्यों को ही दिया जाना चाहिए। जापानियों की समयनिष्ठा, परिश्रमशीलता, देशभक्ति तथा ईमानदारी का कोई सानी नहीं है। इसके विपरीत यदि आज हम अपने देश की राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि आज जिस प्रकार से चारों ओर भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, सांप्रदायिकता तथा आलस्य आदि का बोलबाला है, उसी के कारण विश्व में हमारी छवि धूमिल हुई है। अब ये नैतिक मूल्यों की आवश्यकता हमें क्यों होती है? नैतिक मूल्य क्यों आवश्यक हैं? तो इसमें जो है नैतिक मूल्य वे मूल्य हैं जिसमें हमारे विचार, कर्म, व्यवहार सद्गुणों से प्रेरित हो और वे धर्म, संस्कृति व राष्ट्र के लिए हितकारी हो, नैतिक मूल्य कहलाते हैं। ये नैतिक मूल्य हमें उचित अनुचित आचार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं। आचार कहते हैं आचरण को। नैतिक मूल्य जो हमारे विचार अच्छे होते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। हमारे कर्म हमारे अच्छे होते हैं तो हमें उसका फल अच्छा मिलता है। व्यवहार, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। संस्कृत में कहा जाता है व्यवहारो मूर्धनि वर्तते, व्यवहार सबसे ऊपर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कैसे हैं, हमारे पास कितना ज्ञान है और हम कितना शिक्षा प्राप्त किए हैं, ये सब हमारे व्यवहार से ही पता चलता है। तो हमारा व्यवहार हमारी पहचान होती है। तो इस तरह से और हम सद्गुणों से प्रेरित हों, हमारे अंदर अच्छे गुण हों, सदाचार, निष्ठा, दया, परोपकार, ये सारे जो है वो अच्छे गुणों का हमारे अंदर वास हो। धर्म, संस्कृति व राष्ट्र के लिए ये गुण हितकारी
होते हैं और यही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। ये नैतिक मूल्य हमें उचित अनुचित आचार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं। सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उस ज्ञान से हम जो है अच्छे बुरे का जो है पहचान कर सकें, क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या सही है और क्या गलत है। इन सब की अगर हमें पहचान हो जाती है तो हम जो है एक अच्छे इंसान बन जाते हैं और देश के विकास के लिए अच्छे नागरिक का होना बहुत आवश्यक होता है। एक ऐसे नागरिक जो अपने देश के लिए अच्छा कार्य कर सके। और कभी समय था जब हमारा देश सांस्कृतिक गुरु के पद पर आसीन था, विश्व गुरु के पद से सम्मानित इसी देश ने समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता, सच्चरित्रता तथा सदाचार की शिक्षा दी। करुणा, दया, परोपकार, कर्तव्य परायणता, आत्मसंयम, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण जैसे अनेक नैतिक मूल्यों के कारण ही हम विश्व गुरु के पद पर आसीन थे। तो ये सभी गुण जो है वो प्राचीन काल से यहाँ के लोगों में पाए जाते हैं और इसीलिए ये विश्व गुरु के पद पर आसीन थे। अनेक पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्यान इस बात के साक्षी हैं। शनैः शनैः जब देशवासियों में नैतिक मूल्यों का ह्रास प्रारंभ हुआ, अर्थात नैतिक मूल्य कम होते गए, तो विदेशियों ने अपनी गिद्ध दृष्टि हम पर डाली और सैकड़ों वर्षों तक हमें दास्ता की श्रृंखला में जकड़े रखा। दास्ता यानी कि गुलामी, गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़े रखा। पराधीनता के इस लंबे इतिहास में हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल बैठे तथा कायर बनकर दास्ता के अभिशाप को सहन करते रहे। दास्ता यानी गुलामी, दास होना। वह देश जो कभी विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ था, स्वयं अंधेरे के गर्त में डूबता गया। आज भी हमारे देश में जिधर देखिए उधर ही नैतिक मूल्यों की रिक्तता देखने को मिलती है। पश्चिम के अंधानुकरण के कारण हमारी संस्कृति के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। हमारी कथनी और करनी में भारी अंतर आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भारत विश्व गुरु था, उस पर धीरे धीरे जैसे जैसे नैतिक मूल्य घटते गए, उनका जो है कम होते गए लोगों में, तो हमारा देश भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। तो ये देश के नागरिकों से ही देश का सम्मान बढ़ता है और देश मजबूत बनता है और हमारा राष्ट्र जो है तभी मजबूत बन सकता है जब यहाँ के नागरिकों में नैतिक मूल्य प्राप्त होते हों, नैतिक मूल्य उनके अंदर हों। तो नैतिक मूल्यों की चर्चा केवल पुस्तकों में, भाषणों में, गोष्ठियों में या वाद विवादों में ही की जाती है। हम अपने प्राचीन आदर्शों को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हम स्वयं ही अपने बल, बुद्धि और वैभव को अपने हाथों से खो बैठे हैं तथा हमारा समाज पतन के गर्त में गिरता जा रहा है। इसके लिए एक कहानी है। कहानी एक नाटक के रूप में है, जिसमें कि एक बच्चे के बारे में लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया एक एकांकी है, जिसमें एक गरीब बच्चे की ईमानदारी और आत्मसम्मान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और इसमें जो है
एक बसंत नाम का बालक होता है जो थैले में सामान रखकर उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है। तो बसंत नाम का वह लड़का छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, ऐसे ही वो बोल बोल कर वो सामान बेच रहा था। छोटे छोटे सामान रखता है क्योंकि वो गरीब था, वो बहुत महंगे सामान नहीं बेच सकता था। तो वह छोटे छोटे सामान जैसे छलनी, दिया सलाई और बटन, ये सब एक चीज़ में रख के वो बेच रहा था। इतने में मज़दूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे वो पड़ गया। साहब बटन लीजिए, देशी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। तो राजकिशोर बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, क्योंकि वो मज़दूर के नेता थे, उनके पास पैसा तो था ही नहीं, भाई कुछ नहीं चाहिए। तो बसंत बिल्कुल रुआंसा हो जाता है, वो बहुत ही दुखी हो जाता है। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। वो उनको कहता है कि साहब सवेरे से आज अभी तक कुछ भी नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये पैसे ले लो और जाओ। वो सोचे कि ये पैसे लेने के लिए ऐसा कह रहा है। बसंत बोलता है कि नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। वसंत कहता है कि लाइए, मैं अभी बाज़ार से भुना कर लाता हूँ। वो कहता है कि मैं उन रुपए को चेंज करा के ले आता हूँ और नोट लेकर आप यहीं ठहरें, मैं पलक मारते ही आया। वो कहता है कि मैं तुरंत जाता हूँ और तुरंत आता हूँ। बसंत जाता है और कुछ समय बीतने पर राजकिशोर जो है वो बहुत ही उत्सुकता के साथ चारों ओर देखते हैं, लेकिन वो लड़का जो है दिखाई नहीं देता है। तभी उनके एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो राजकिशोर कहते हैं कि अरे एक लड़का अभी मुझे छलनी देकर गया और मेरे नोट लेकर गया, अभी तक वापस नहीं आया। तो कृष्ण कुमार कहते हैं कि अरे इस बाज़ार में तो ऐसे बच्चे बहुत मिल जाएंगे, हर कोने पर ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो आपको इस तरह के, वो गरीब जो है मज़दूर के सेवक हैं, ले भी गया तो घर ही में है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि भाई आपके लिए क्या बात है। राजकिशोर कहते हैं पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। राजकिशोर कहते हैं कि वह लड़का तो मुझे भला लगता था, समझेंगे 1 रुपया देकर, यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों चले जाते हैं। अब वो लड़का वापस नहीं आता है और राजकिशोर और जो उनकी पहचान का व्यक्ति था वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है कि बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढते हुए उनके पास पहुंचता है और कहता है, एक व्यक्ति से पूछता है कि क्यों भाई राजकिशोर यहाँ रहते हैं, कौन वे जो मज़दूरों के नेता हैं। तो बोलता है कि हाँ, नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। तो प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाता है और राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर उस लड़के को देखकर कहते हैं, क्यों भाई क्या बात है। तो प्रताप जो बसंत का भाई था कहता है कि जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब नोट भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पास न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। राजकिशोर कहता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। उनको बहुत आश्चर्य होता है इस बात का और वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वह बताता है
कि कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहिर के घर में रहते हैं। वो पहचान बताया कि किसके घर में वो रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला, रो पड़ता है। ऐसा बोलते ही वो बसंत का भाई प्रताप जो है वो रोने लगता है। राजकिशोर पूछते हैं कि बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो बसंत के साथ उसके घर जाते हैं और वो कहते हैं और अपने एक आदमी को कहते हैं कि तुम डॉक्टर को लेकर वहाँ आओ, डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ और मैं उसका घर खोज के वहाँ पहुँचता हूँ। अब जैसे ही वो उस भीखू अहिर के घर पहुँचते हैं, भीखू कहता है कि बड़ा दर्द है। अब वहाँ पे बसंत जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ कराह रहा है और भीखू कहता है कि बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत कहता है कि चाचा तुम अब अस्पताल पहुँचा दो। भीखू कहता है मैं पहुँचा दूँ, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर तभी वहाँ प्रवेश करते हैं और प्रताप कहता है यह रहा साहब। वो बसंत से मिलवाते हैं प्रताप उसको, राजकिशोर को, जो मज़दूरों के नेता हैं। और बसंत कहता है, बहुत आश्चर्य करता है कि आप यहाँ आए हैं, न जाने क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। राजकिशोर कहता है कि उस बात की चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का तभी प्रवेश होता है और डॉक्टर कहते हैं कि हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है। डॉक्टर जैसे ही उस लड़के को देखते हैं कहते हैं यह लड़का है, मैंने भी इसे बाज़ार में देखा है। बसंत को देखकर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है। वो उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि पैर की एक हड्डी टूट गई है और इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर कहते हैं कि मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। तो ईमानदार होना जो है एक नैतिक मूल्य है, वो उसके अंदर एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ यानी कि बहुत कठिनाई से पाया जाने वाला, सबके अंदर ऐसी ईमानदारी नहीं होती। इस प्रकार वो बसंत का इलाज कराते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। तो इस प्रकार जो उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर ही राजकिशोर जो नेता थे वे उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसे बचाने के लिए पूरी मदद करते हैं और वो कहते हैं कि यह एक ईमानदार लड़का है, वो इस बात को मान लेते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति अपने गुणों के कारण ही अच्छा या बुरा कहलाता है। जो लोग चोरी करते हैं और ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसमें जो है कहा जाता है कि नैतिक मूल्य हमें उचित अनुचित आचार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं। तो इसमें जो है नैतिकता जो है वो वह स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में दो विकल्प उपस्थित हों और एक दूसरे से भिन्न हो तथा उसमें व्यक्ति को निर्णय लेना अनिवार्य हो, तो ऐसी स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। और इनमें कोई एक अथवा दोनों ही विकल्प नैतिकता से जुड़े होते हैं। तो जब भी हम सही गलत का भेदभाव करते हैं, जब सही गलत को जो है चुनते हैं, तो उसमें जो है सही और गलत के आधार पर ही हम कोई एक निर्णय लेते हैं। तो नैतिक दुविधा हमारे पास हमारे समक्ष अधिकतर आती है जिसमें कि हमें उन्हीं चीज़ों पर निर्णय लेना पड़ता है जो कि उचित हों। और इसके बाद नैतिक शिक्षा
की आवश्यकता जो है आज के समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। आदर्श युवा के निर्माण हेतु आजकल के युवा जो भौतिकता को सच्चा सुख मानते हैं और उसे ही आधार मानकर अपने सारे क्रियाकलाप करते हैं, जहां निरंतर युवा का नैतिक स्तर गिरता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे समय में नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए एक देश का नाम कैसे होता है और किस तरह से हमारा देश बदनाम होता है हमारे यहाँ के लोगों के कार्यों के द्वारा, तो इसके लिए जैसे कि एक बार हम यहाँ पर एक चर्चा करना चाहेंगे कि जहाँ निरंतर ही युवा का नैतिक स्तर गिरता हुआ प्रतीत होता है, वहाँ नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। एक बार संत स्वामी रामतीर्थ जापान गए। वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। ये जापान की बात है। तो इसमें ये बताया गया है, इसके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि देशवासियों के अच्छे कार्यों से जहाँ देश का सम्मान बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर उनके बुरे आचरण से देश के सम्मान को ठेस भी पहुँचती है। और ऐसा कैसे होता है, इसका ये उदाहरण है। तो इसमें जब स्वामी राम तीर्थ, महान संत थे वो, स्वामी राम तीर्थ, जब वो जापान गए तो वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया और कहा, वे उस फल को स्वामी राम तीर्थ को दे भेंट किए और कहा कि लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यानी कि आप जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो वह युवक नहीं चाहता था कि जापान के बारे में वो ऐसा कहें। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान एक दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। तो ये दूसरी घटना जो है, उससे हमें क्या पता चलता है, ये हम लोग देखेंगे कि किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। सरकारी पुस्तकालय था, तो वहाँ से उसने एक पुस्तक पढ़ने के लिए ले आई और उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ यानी जो कठिनता से प्राप्त होते हैं, जो जल्दी प्राप्त नहीं होते। ऐसे दुर्लभ चित्र को, उन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही। वर्जित होना मतलब मना होना। उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है।
यानी कि उस पुस्तकालय में न तो वो युवक जा सकता था, वह विद्यार्थी जा सकता था, और न उस विद्यार्थी के देश वाले जा सकते थे। जहाँ एक युवक ने अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा, यानी कि उस पर आरोप लगाता रहा कि ये वही बच्चा है जो जापान में ऐसा कार्य किया था। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का सिर भी नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा भी गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? तो इस तरह से साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं, अर्थात चुगली करना? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे स्थानों में जीनों के कोनों में थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, अर्थात एक दूसरे को धक्का देते हैं? निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों से समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध आचरण करते हैं? तो यानी कि अगर हमारे अंदर शिष्टाचार नहीं है तो अच्छा आचरण करना जो है वो बहुत कठिन है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं और आप हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं कि हाँ हमें निमंत्रण मिलता है लेकिन हम देर से पहुंचते हैं, हम अपने घर का कूड़ा घर के बाहर ही फेंक देते हैं और केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देते हैं, अगर इन सब का उत्तर हाँ में निकलता है तो ये सब जो है हम अपने देश को आघात पहुंचा रहे हैं, भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। तो राष्ट्रीय संस्कृति को भी गहरी चोट पहुंच रही है और यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो जब हमारे देश के नागरिक सभ्य और सुसंस्कृत होंगे, उनके अंदर संस्कार होंगे, तो हमारा समाज भी मजबूत बनेगा और हमारे समाज में भी लोगों को जो है अच्छे गुणों से युक्त और अच्छे कार्य करने वाले लोग मिलेंगे। तो इस तरह से जो है नैतिक शिक्षा देश के अखंडता हेतु भी बहुत आवश्यक होती है। जब समस्त देशवासी देश की अखंडता हेतु आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हों, ऐसा देश निश्चित रूप से अखंडता का प्रतीक होता है, जो केवल नैतिक शिक्षा द्वारा सरलता से संभव हो सकता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में
जो नैतिक शिक्षा का महत्व और उसे हम किस तरह से अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करें, इन सब के लिए हमें जो है अपने अंदर नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए और हमें उन नैतिक गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और तभी हमारा देश और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पे आज इन दो कहानियों के माध्यम से जो बताने का प्रयास किया गया, उसमें स्पष्ट है कि नैतिक पतन ही देश के पतन का मुख्य कारण है तथा नैतिक उन्नति ही देश की उन्नति की आधारशिला है। हमारा कर्तव्य है यहाँ पर हम लोग देश की अखंडता हेतु और देश को मजबूत बनाने हेतु और एक अच्छे नागरिक तैयार करने हेतु हम सबको नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए और हमारा कर्तव्य है कि हम एकजुट होकर, कृत संकल्प होकर, निष्ठा से, ईमानदारी से नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का बीड़ा उठाएं और देश की अखंडता तथा एकता की रक्षा करके उसे सिरमौर बनाने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से नैतिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसी कहानियों के माध्यम से, और जिससे कि बच्चों में सही गलत का निर्णय करने की क्षमता आ जाए और वो ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ वो सही गलत मार्ग का भी जो है अंतर कर सकें कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि हम सब एकजुट होकर नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।